हाय एवरीवन, मेरा नाम सैम है और ये मेरे साथ हुई कुछ सच्ची घटना है। मैं कनाडा में एज अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर के बतौर काम करता हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे साथ हुई कुछ घटनाएं बांटने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ ये घटनाएं सुन के आपको जंगलों के बारे में थोड़ा पता चलेगा। मैं चाहता हूँ लोग जंगलों को और पहाड़ों को जितना आसान समझते हैं ये ना समझे, क्योंकि सच में ये दुनिया हमारे शहरों की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जंगल का कानून और समय सब कुछ बहुत अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये घटना है साल 2001 की। इस वक्त मैं जिस नेशनल पार्क में काम करता था ये ज्यादातर माउंटेन से घिरा हुआ है और बहुत से लोग यहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग करने ही आते हैं। यहाँ लोग गर्मियों से ज्यादा सर्दियों में आना पसंद करते हैं क्योंकि वो स्नो माउंटेनियरिंग ये जो कर सके। तो बहरहाल इस साल भी कई लोग आए हमारे इस नेशनल पार्क में और ये सीजन बहुत अच्छा चल रहा था। हमें इस साल भी कुछ सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस करने पड़े, मगर हर इंसान सही सलामत मिल जाता है। पर इस बार ये नहीं हुआ। मुझे ठीक डेट वगैरह तो याद नहीं है, मगर एक दिन हमें अचानक रेंजर्स ऑफिस में एक कॉल आता है। एक महिला जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसने बताया कि उसका पति 2 दिन पहले पार्क से वापस आने वाला था, मगर वो नहीं आया है। इस आदमी का नाम था जेकब और ये 2 दिन के लिए यहाँ एक पीक पे चढ़ने के लिए आया था। यह आदमी अकेला ही गया था क्योंकि ये खुद एक एक्सपीरियंस माउंटेनियर था और उसे ऐसा काम करना मतलब ऐसे माउंटेनियरिंग करने का काफी अनुभव था। हमने पहले ये कॉल लिया और अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया तो यह आदमी लगभग 4 दिन पहले पार्क में एंट्री कर चुका था। सबसे अजीब बात यह है कि इस आदमी ने अपना चेकआउट टाइम या डेट कुछ नहीं बताया था। आमतौर से होता यह है कि अगर कोई आदमी अपना चेकआउट टाइम या डेट बताए और अगर वो उस वक्त तक वापस नहीं आया हो तो हम तुरंत उसकी खोज चालू कर देते हैं। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई चेकआउट डेट या टाइम था ही नहीं। तो हम उसकी बीवी की बात सुन के एक सर्च पार्टी भेजते हैं वहां पे जहां वो गया था। सर्च पार्टी ने पहले दिन पूरा ढूंढा, मगर इस आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। हमने रास्ते में बहुत से हाइकर्स भी देखे और हमने जब उन्हें जेकब के बारे में पूछा तो वो कोई भी नहीं बता सके क्योंकि उनमें से किसी ने भी जेकब को नहीं देखा था। रात हो जाती है और हमें सर्च मिशन तभी के तभी बंद करना पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह जब सर्च पार्टी कुछ और ज्यादा लोगों और खोजी कुत्तों के साथ बाहर जाने वाली थी कि तभी जेकब की पत्नी वहां पे पहुंचती है। पहले तो हमने उसे शांत किया और कहा कि उम्मीद है आज ही जेकब का पता जरूर लग जाएगा और ये कि उम्मीद है वो सही सलामत ही होना चाहिए। हमने ढूंढते हुए ये सोचा कि जिस माउंटेन पे जेकब ने कहा कि वो गया है वहां तो उसका कोई नामो निशान नहीं मिला है। तो ऐसा तो नहीं कहीं जेकब किसी और पीक पे चढ़ने चला गया होगा। तो अब हमने कुछ और लोगों को भी बुलाया और अब आसपास के 3 पहाड़ों पे हमने ये सर्च मिशन चालू कर दिया। अब मैं और मेरा एक रेंजर दोस्त हम एक पास के पहाड़ पे सर्च मिशन कर रहे थे कि मुझे दूर स्नो में कुछ लाल जैसा दिखाई देता है। मैं देख के ही समझ गया कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। हम दोनों चलते हुए जब वहां गए तो हमें दिखता है बर्फ पे लाल खून और एक ट्रेल जैसी बनी हुई है आगे की तरफ।
मतलब अब समझ ले कि ऐसा लग रहा था कि कोई जख्मी हो और वो अपने आप को घसीटते हुए यहाँ स्नो से आगे ले गया हो। अगले 100 मीटर तक हमें ये ट्रेल दिखाई देती है और फिर आगे हमें दिखा कि स्नो में कोई पड़ा हुआ है। हमने जाके जब इसे देखा तो ये आदमी मर चुका था और इसके शरीर पे घाव के निशान थे, ऐसे जैसे किसी चीज ने इसे खाया हो और मारा हो। हम तुरंत वापस उस जगह पे गए जहां हमें ये निशान दिखाई दिए थे, मतलब वो ट्रेल जहां पे शुरू हुई थी, और तुरंत हमें वहां कुछ बहुत बड़े पैरों के निशान भी दिखते हैं। हम ये देख के समझ गए कि हो ना हो जेकब पे किसी न किसी चीज ने हमला किया था। हमने तुरंत रेडियो पे अपनी टीम से संपर्क किया और उन्हें बताया कि हमें यहाँ जेकब मिल गया है और वो किसी तरह से मदद भेजे यहाँ से उसकी लाश ले जाने के लिए। सब कुछ हुआ और अगले 3 घंटों में जेकब की लाश यहाँ से हॉस्पिटल में ले जाई जाती है। इसके ठीक 1 दिन बाद हमें जब जेकब की रिपोर्ट्स मिली तो हमें ये पता चला कि ये हो ना हो किसी माउंटेन लायर या फिर किसी बेयर का हमला था। हमने जब अपनी तस्वीरें देखी तो ये जो फुटप्रिंट्स थे ये जरूर किसी बेयर के ही होंगे। वैसे हुआ ये होगा। हमने जेकब और साथ ही सभी ट्रेकर्स को ये बता दिया था कि वो इस पहाड़ पे ना जाए, क्योंकि इस पे बेयर्स और माउंटेन लायंस दोनों को ही देखा गया है इस सीजन में। मगर पता नहीं क्यों जेकब इसके बावजूद भी इस माउंटेन पे चला जाता है। उसके वहां होते हुए किसी बेयर ने उस पे हमला किया होगा और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। शायद ये बेयर उस पे हमला करके चला गया और तब जेकब अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को घसीटते हुए 100 मीटर तक ले जाता है और शायद बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। हमने ये केस बंद तो कर दिया, मगर हमें या फिर उसके परिवार को आज भी ये बात पता नहीं चल पाई है कि इतना अनुभवी माउंटेनियर होते हुए भी क्यों जेकब उस पहाड़ पे गया, जबकि ये बात हमने उसे बहुत अच्छे से बता दी थी कि उस पहाड़ पे खतरा है और वहां जाना ठीक नहीं होगा। ये घटना है साल 2006 की और ये गर्मियों का मौसम था। हमारे पार्क में एक परिवार पिकनिक के लिए आता है। अच्छा, ये लोग कहीं अंदर नहीं गए थे और पार्क की शुरुआती जगह पे ही पिकनिक कर रहे थे। ये 4 लोग थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे, और दोनों ही लगभग 6 साल के नीचे। दोपहर का वक्त और माता पिता बैठ के बातें कर रहे होंगे और बच्चे उनके आंखों के सामने ही खेल रहे थे कि अचानक वो लोग लगभग 1 मिनट के लिए अपना ध्यान वहां से हटाते हैं और उन्होंने देखा कि उनका बड़ा बेटा अब वहां नहीं था। दोनों भाग के वहां गए और जब छोटे बेटे से पूछा तो उसने कहा कि बड़ा बेटा झाड़ियों में गया है। अब पिता सीधा झाड़ियों में घुस जाते हैं बेटे को ढूंढने के लिए, पर जब 15 मिनट ढूंढने के बाद भी बेटा कहीं नहीं मिला तो वो सीधा रेंजर्स ऑफिस में आते हैं हमें बताने के लिए। ये दिन या ये घटना मुझे अच्छे से याद है क्योंकि इस दिन मैं खुद वहां पे था। तब हम लोग एक छोटी सी टीम लेके जंगल में जाते हैं, मगर हमें उस रात कुछ भी पता नहीं चला। एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू होता है इस बच्चे को ढूंढने के लिए, और आखिरकार 1 महीने बाद यह मिशन बंद कर देना पड़ा। न हमें न कुत्तों को इस बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है।
ये ऐसा था जैसे कि ये बच्चा यहाँ आया ही न हो। पहले सभी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग बच्चे को लेके यहाँ आए ही नहीं, और शायद इनकी ही गलती से बच्चे को कुछ हो गया हो और अब अपनी गलती छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि बच्चा जंगल में खो गया है। मगर हमने जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो हमें रेंजर्स ऑफिस में इनके साथ 2 बच्चे दिखाई देते हैं। बहरहाल तो सर्च बंद हो जाती है और फिर एक दिन ये लोग अपने बच्चे को लेके, छोटे बच्चे को याद करने के लिए यहाँ आते हैं। ये लगभग बड़े बच्चे को खोने के 3 महीने बाद की अब ये घटना है। ये लोग यहाँ पे आए और ठीक उस जगह पे जाके अपने बच्चे की याद में उन्होंने फूल चढ़ाए, तो अचानक ये देखते हैं कि अब इनका छोटा बेटा भी गायब हो गया है। हमें पता चलता है और हम तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इस पार्क का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू होता है और पहले बच्चे की तरह ही इस बच्चे का भी कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ये माँ बाप हमारे यहीं पे 2 हफ्ते से थे और कुछ भी करके ये वापस जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। हमने जंगल का कोना कोना छान मारा था। हेलीकॉप्टर्स, खोजी कुत्ते और 600 से ज्यादा लोग पिछले 2 हफ्ते से इस बच्चे को ढूंढ रहे थे, मगर ये ऐसा था जैसे कि ये बच्चा यहाँ आया ही न हो, या फिर जैसे कि किसी ने जमीन से उठा के इसे ऊपर आसमान में ले गया है। खोजी कुत्तों तक को इसकी कोई भी भनक नहीं लग रही थी। एक दिन मैं और मेरा एक साथी जंगल में इसे ढूंढ रहे थे कि मैं अचानक सामने पेड़ की टहनी पे एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। हम दौड़ के गए और ये वही बच्चा था जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये बच्चा जंगल में 2 हफ्तों से भी ज्यादा अकेला था और एकदम ठीक ठाक हालत में। मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हुई हो या कुछ। हमने बच्चे को तुरंत देख के पूछा कि वो यहाँ कैसे आया और वो ठीक तो है या नहीं। तो बच्चे ने कहा कि वो ठीक भी है और उसका भाई भी यहीं पर है। हमने इस बात पर विश्वास नहीं किया और जब हमने उससे पूछा कि उसका भाई कहाँ है तो वो हमें आगे की तरफ इशारा करके दिखाता है। मेरा साथी तुरंत दौड़ते हुए वहां गया और उसने देखा कि सामने वो बच्चा जो कि लगभग 3 महीने पहले खो गया था, वो पेड़ के सोया हुआ है। उसने तुरंत जाके बच्चे को उठाया और देखा ये बच्चा भी बिल्कुल ठीक है और बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त भी लग रहा है। ये दोनों बच्चे अब हमारे पास थे और हमने रेडियो पे सबको बताया कि हमें ना ही ये बच्चा मिल गया है, पर वो बच्चा भी मिल गया जो लगभग 3 महीने पहले खोया था। पहले तो बच्चे अपने माता पिता से मिलते हैं और फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जांच पड़ताल के लिए। जांच का रिजल्ट आया कि बच्चे बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी सेहत में भी है। अब शुरू होता है ये सिलसिला पूछताछ का कि ये बच्चे इतने दिन थे तो कहां थे। पहले बच्चे ने बताया कि वो इतने दिनों तक एक पेड़ के अंदर रहता था और उसके साथ एक आदमी था जिसे वो टेडी बेयर बताता है। बच्चे को जब पूछा गया कि वो बोला कि वो टेडी बेयर उसे खाना देता, सुला देता और जब भी वो डर जाए वो उसे लोरी भी सुनाया करता था। अब छोटे बेटे को जब पूछा गया तो वो भी बोला कि उसे उसके माँ बाप के पास से ये टेडी बियर लेके आया और उसको भी ये अपने भाई से मिलाता है। दोनों बच्चे बहुत खुश इसलिए भी थे कि उन्हें न स्कूल न किसी चीज की झंझट थी। हमने जब बच्चों को बेयर की तस्वीर दिखाई तो वो बोलते हैं ये ऐसा ही था
मगर बहुत ज्यादा बड़ा, और ये इंसानों जैसे बात भी करता था। हम सब पूरी तरह चौंक जाते हैं कि ये बच्चे कह क्या रहे हैं। मतलब ये कोई इंसान नहीं था तो फिर ये था क्या? कोई भी बेयर ऐसे इंसान के बच्चे को इतने दिनों तक नहीं पाल पाएगा, और समझो पाला भी तो ये बात थोड़ी ना कर सकते हैं। इस खबर ने मीडिया को भी इस केस की तरफ आकर्षित किया, और इसके बावजूद भी कभी किसी को कोई सुराग नहीं मिल पाया कि ये जो टेडी बेयर जिसको बता रहे हैं वो चीज है क्या। भले ही कुछ लोगों ने ये बात कही कि क्या ये कोई बिगफुट हो सकता है। हमने अपने पार्क में ऐसे पहले भी खबरें सुनी है कि लोगों को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बेयर दिखाई दिया है, मगर वो एक बड़ा बेयर भी हो सकता है, ना कि बिगफुट। हमारे रेंजर्स में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस थ्योरी को मानते थे कि शायद ये बिगफुट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, या ये कोई बिगफुट था या नहीं? ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये मेरे खुद के साथ हुई थी। मुझे याद है साल था 2009 और विंटर का समय चल रहा होगा। हम लोग एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पे थे जो कि खत्म हो गया था। हमें एक कॉल आती है रेडियो पे कि जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया है। अब हमें वापस जाना था अपने गाड़ी की तरफ। हम निकल जाते हैं और चल के वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे कि मुझे जोर से टॉयलेट आ जाती है। मैंने अपनी पार्टनर को, जो कि एक लड़की थी, मैंने उसे कहा कि वो 2 मिनट के लिए रुके और मैं तुरंत वापस आऊंगा। ये बोल के मैं सीधा पास की झाड़ियों में घुस जाता हूं। मैंने जब अपना काम करके झाड़ियों से निकला तो मैंने देखा कि अभी रात हो गई है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि अभी तो दोपहर के 1 बजने चाहिए, मतलब 1 बज रहे होंगे, तो अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया। मैं चलते हुए थोड़ा आगे गया तो मैं समझ गया कि ये तो वो माउंटेन भी नहीं है जिसपे मैं और मेरी पार्टनर सर्च करने के लिए आए थे। तो ये मैं कहां आ गया हूं? मैं बिल्कुल हैरान था और इधर उधर देख के आगे जाने लगा। मुझे सामने से एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है मेरी तरफ ही बढ़ते हुए, और मैंने तुरंत आवाज देके ये कहा कि मैं यहां पे हूं। मैंने देखा कि एक आदमी सैम सैम चिल्लाते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैंने तुरंत अपना चाकू निकाला अपने आप को डिफेंड करने के लिए, पर मैंने देखा कि सामने जो है वो मेरा ही एक रेंजर ऑफिसर है। मुझे देख के ये पूरी तरह चौंक गया था और उसने मुझे कहा कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैंने उससे कहा मैं ठीक हूं, मगर मैं अभी जिस टॉयलेट करने के लिए झाड़ी में गया था 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट में ही अचानक रात कैसे हो गई, और तो और मैं इतनी दूर इस माउंटेन पे कैसे आ गया। तभी मैंने ये भी एहसास किया कि मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। मेरे रेंजर दोस्त ने मुझे हैरानी से देखा और उसने मुझे बताया कि मैं पिछले 2 दिनों से लापता हूं, और ये कि मुझे ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये बात सुन के मेरे तो होश पूरी तरह उड़ जाते हैं और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं 2 दिन से कैसे लापता हो सकता हूं। मैं तो बस कुछ देर पहले ही गया था, तो ये कैसे हो सकता है। खैर, मेरे इस रेंजर दोस्त ने रेडियो पे बताया और तुरंत मुझे यहां से ले जाया जाता है। मुझे हॉस्पिटल में ले गए और मेरा तुरंत इलाज भी हुआ, ये देखने के लिए कि कहीं मुझे कोई ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई है।
मैं वैसे तो बिल्कुल ठीक था, मगर बस पता नहीं कैसे पिछले 2 दिन मुझे जरा से भी याद नहीं थे। हॉस्पिटल की तरफ से मेरे ब्रेन स्कैन्स भी हुए और बहुत कुछ ऐसा होता है देखने के लिए कि क्या मुझ में किसी तरह की मेंटल इलनेस हो सकती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती है। तो ये मेरे साथ हुआ क्या था? मैंने अपने कई सारे रेंजर दोस्तों से बात की तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा ऐसी घटनाएं लोगों के साथ जंगल में पहले भी बहुत बार हो चुकी है, मगर किसी रेंजर के साथ ऐसा होने की घटना ये पहली बार है। इन लोगों ने मुझे बहुत पूछा कि क्या उन झाड़ियों में मैंने कुछ अजीब देखा या कोई अजीब जानवर वगैरह था, पर सच कहूं तो मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। आखिरकार क्योंकि मुझे कोई इंजरी नहीं थी और मेरे सारे ब्रेन स्कैन्स और टेस्ट भी सही सलामत आते हैं, तो मुझे फिट फॉर ड्यूटी घोषित करते हुए मुझे वापस ज्वाइन करने की अनुमति मिल गई। पर हाँ, आज भी ये हादसा हमारे लिए एक राज है कि उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था।